क्या पड़ेगा? देयर सर, देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, कब करेंगे, ये भी बता रहे हैं। वाक्य में देयर का प्रयोग, देयर दो जगह प्रयोग करेंगे। वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में अगर देयर का प्रयोग करेंगे उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे, और देयर को अगर वाक्य के अंत में या अगर बीच में लिखा जाए तो उसे एडवर्ब और प्लेस यानी क्रिया विशेषण स्थान बोलेंगे। समझ गया? देयर का प्रयोग दो तरीका से समझ लो। अगर वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे। अगर देयर का प्रयोग वाक्य के बीच में या वाक्य के लास्ट में करेंगे उसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब और प्लेस बोलेंगे। अब यहाँ यही ना पूछे हो कि देयर का प्रयोग कब करेंगे, कहाँ पर करेंगे? दो कंडीशंस है। देयर के प्रयोग का दो कंडीशंस है। सबसे पहले अगर वाक्य में देयर का प्रयोग करते हैं, वाक्य में देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में अगर करेंगे तो उसे बोलेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का मतलब ही होता है इट या देयर से वाक्य का शुरुआत, यानी सब्जेक्ट के रूप में इट और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाएगा। अब देयर का प्रयोग करेंगे कब, इसके दो कंडीशंस है। एक लिखते हैं कलम है, किताब है, एक पोखर है। ध्यान से समझो, कलम है, किताब है और मेरे गांव में एक पोखर है। तो सबसे पहला कंडीशन ये होगा, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब तो बताए हैं इससे पहले। ये ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24, 12 को बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और 12 को बोलेंगे सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब। एन, इज, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड और यूज टू, ये 12 को सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब बोलेंगे। अगर खूब ध्यान से समझो, ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया है हो गया ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब से पहले अगर नाउन हो, समझ रहा है ना? ऑक्सिलरी वर्ब से पहले अगर नाउन हो या वाक्य संख्यावाचक हो, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले नाउन हो या वाक्य संख्यावाचक हो, ऐसे वाक्य का अनुवाद इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी देयर से चालू करेंगे। तो है को बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। इससे पहले कलम है, कलम को बोलेंगे नाउन यानी संज्ञा बोलेंगे। तो सहायक क्रिया से पहले नाउन हो गया, है सहायक क्रिया से पहले किताब नाउन हो गया। ऐसे वाक्य क्या करेंगे? देयर से चालू करेंगे। देयर से जिस वाक्य का शुरुआत करेंगे यानी देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे। अब नंबर 3 देखो, मेरे गांव में एक पोखर है। ये दोनों कंडीशन इसमें मिल रहा है। एक है से पहले पोखर को बोलेंगे नाउन, एक कंडीशन, और नंबर 2 कंडीशन ये संख्यावाचक। बस यही दो कंडीशंस है देयर के प्रयोग का। कोई भी वाक्य में अगर ऑक्सिलरी वर्ब से पहले नाउन रहे या वाक्य संख्यावाचक हो, ऐसी वाक्य का अनुवाद देयर से ही चालू करेंगे। देयर से जब चालू करेंगे यानी सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे। देयर से प्रयोग होने वाले वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा सब्जेक्ट रहता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट रहेगा। अब कलम है, ऑक्सिलरी वर्ब से पहले नाउन है, तो इसका क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे देयर। कलम सिंगुलर है, एक वचन है। जब सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट जब बहुवचन रहेगा तो आर का प्रयोग करेंगे। तो कलमे तो नहीं है, कलम है, कलम एक वचन है, सिंगुलर नाउन हो गया। तो देयर इज लिखेंगे। कब गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल 10। समझ गया? अब मान लो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कैसे होगा, कैसे मानेंगे इसे, किसे बोलेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट? तो यही है कंडीशन कि ऑक्सिलरी वर्ब से पहले अगर नाउन रहे
या वाक्य संख्यावाचक रहेगा तो वैसे वाक्य का अनुवाद देयर से चालू करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट बहुवचन यानी प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। देयर इज के बाद ही ये सब्जेक्ट आता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में एक जुड़ी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है। अब नंबर 2 किताब है तो फिर तो देयर से करेंगे। क्यों करेंगे देयर से? तो है एक जुड़ी वर्ब है से पहले किताब नाउन है। जब एक जुड़ी वर्ब से पहले नाउन रहेगा तो इसे वाक्य का अनुवाद इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी देयर से करेंगे। इसका होगा देयर इज ए बुक। समझ गया? तो देयर का प्रयोग कहाँ करेंगे? अब नंबर 3 में आओ। अभी बताए जो वाक्य या तो एक जुड़ी वर्ब से पहले नाउन रहे या वाक्य संख्यावाचक हो तो देयर से चालू करेंगे। देयर यहाँ मेरे गांव में एक पोखर है, एक तो संख्या बोलेंगे। मेरे गांव में 2 पोखर है, तुम्हारे गांव में 3 पोखर है, तो ये तो संख्यावाचक हो गया, वाक्य संख्यावाचक हो गया। जब संख्या भी रहेगा तब भी देयर से चालू करेंगे। इसका क्या करेंगे? देयर इज ए पॉन्ड। कहां पर? कहां है पोखर? मेरे गांव में। मैं का अंग्रेजी इन लिखेंगे। माई विलेज। माई विलेज। देयर इज ए पॉन्ड इन माई विलेज। मेरे गांव में एक पोखर है। अब यही इसी वाक्य पर गाय है, कुर्सी है, घर है, टेबल है, कलम है, खिलौना है, बस है इतना ही ध्यान रखो कि एक जुड़ी वर्ब से पहले अगर नाउन रहेगा तो वैसे वाक्य का अनुवाद इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी देयर से चालू करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे। कलमें हैं, किताबें हैं, कुर्सियां हैं तो देयर से चालू करेंगे। ये आर लगा देंगे और ये एक वचन है तो इज का प्रयोग कर दिया। अब नंबर 4 नंबर वाक्य को देखो। 4 नंबर, आगे एक पुल है। आगे एक पुल है, आगे एक नाला है। आगे एक नाला है। फिर यहाँ पर है के पहले पुल है, नाउन है के पहले नाला है, नाउन है। देयर से चालू करेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ आगे एक पुल है तो आगे का अंग्रेजी क्या करेंगे? तो आगे का अंग्रेजी ए हेड लिखेंगे। ए हेड, AHEAD। ए हेड का मतलब होता है आगे। इसको वाक्य के लास्ट में यूज करेंगे। LAST लास्ट में प्रयोग होगा। लास्ट में प्रयोग होगा। अब यहाँ देखो आगे एक पुल है, कैसे बनेगा बता सकते हो? है से पहले पुल को नाउन हो गया। है से पहले पुल नाउन है और एक संख्यावाचक भी है, दोनों कंडीशन मिल गया। तब क्या करेंगे? देयर लिखेंगे। देयर इज ए ब्रिज। BRIDGE। ब्रिज एहेड। एहेड। देयर इज ए ब्रिज एहेड का मतलब होता है आगे। एहेड का प्रयोग हमेशा वाक्य के लास्ट में करेंगे। आगे एक नाला है। देयर इज ए, नाला का अंग्रेजी बोल सकते हो? बोलो, तुम ही लोगों से पूछते हैं नाला का अंग्रेजी क्या होगा? डिच। DITCH। डिच। देयर इज ए डिच एहेड। एहेड। समझ गया? जब देयर का प्रयोग कहां पर करेंगे फिर बताते हैं एक बार। सब्जेक्ट के रूप में इट और देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाएगा। अब देयर का प्रयोग क्या कब करेंगे? तो वाक्य में अगर एक जुड़ी वर्ब से पहले नाउन रहे या वाक्य संख्यावाचक रहेगा वैसे वाक्य का अनुवाद इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यानी देयर से चालू करेंगे। समझ गया? देयर से चालू करेंगे। देखो उधर एक लड़का फिर क्वेश्चन कर रहा है, वहां पर बताते हैं। देखो यहाँ पर
ब्रिज, उसको कहने का मतलब हुआ ये BRIDGE, तो डी का उच्चारण यहाँ नहीं हुआ। नंबर 2 DITCH, टी का उच्चारण नहीं हुआ। ध्यान से समझो, डी और जी, डी और जी एक साथ लिखा रहेगा। कोई भी शब्द में अगर डी और जी एक साथ लिखा रहेगा तो डी का उच्चारण नहीं होगा। खूब ध्यान से समझो, डी और जी, कोई भी शब्द में डी और जी अगर एक साथ लिखा रहेगा तो डी का उच्चारण साइलेंट रहेगा। समझ गया? अब नंबर 2 DITCH, इसको डिच पढ़ते हैं। उस बच्चे के कहने का मतलब हुआ डिच, डी टच क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसका नियम, टी के तुरंत बाद अगर CH रहे उच्चारण नहीं होगा, नहीं होगा। यानी फिर से बता दो, बुझाएगा कि नहीं बुझाएगा, बता रहे हैं। कोई भी शब्द में डी और जी एक साथ लिखा रहेगा तो डी का उच्चारण नहीं होगा। कोई भी शब्द में डी और जी एक साथ लिखा रहेगा तो डी का उच्चारण नहीं होगा। टी के तुरंत बाद अगर CH आता है तो टी का उच्चारण नहीं होगा। ध्यान से समझ लो, टी के तुरंत बाद अगर CH आ जाए तो टी का उच्चारण नहीं होगा। जैसे CH, WATCH, वाच हो गया, CATCH। वाटज नहीं पढ़ते हैं, कैटज नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो टी के बाद अगर CH रहे तो टी साइलेंट रहेगा। हमेशा ध्यान में रखो, डी और जी एक साथ लिखा रहेगा तो डी का उच्चारण नहीं होगा। टी के तुरंत बाद अगर CH आता है तो टी का उच्चारण नहीं होगा। समझ गया ना? एक और हाँ, देखो, KN बताए, ये एक लड़का को नो पढ़ा, एक लड़का नो पढ़ा। जो नो पढ़ा उससे पूछो, ये नो पढ़ेंगे तो आखिर को नो क्यों नहीं पढ़ेंगे? के का उच्चारण क्यों साइलेंट रहेगा? नहीं बताया, बता रहे हैं। KNOW, KN एक साथ लिखा रहेगा तो के का उच्चारण नहीं होगा। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज का ही नहीं स्पेलिंग होता है। नॉलेज के नहीं बोलते हैं, KNOW, नॉलेज, KNOW, KN एक साथ रहेगा तो के का उच्चारण नहीं होगा। फिर बस हम बताते हैं, समझ लो। ब्रिज, BRIDGE, DG नहीं होगा। टी के बाद CH रहे तो टी का उच्चारण नहीं होगा। नहीं होगा। L के बाद M रहे तो L का उच्चारण नहीं होगा। नहीं होगा। KN लिखा रहे तो नहीं होगा। समझ गया? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है। देयर का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? कंडीशन बता दिए, फिर एक बार बोल के बता देते हैं। देयर का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे। दो कंडीशन है, दो, एक जरूरी वर्ब से नाउन रहेगा वैसे वाक्य का अनुवाद देयर से चालू करेंगे, या वाक्य संख्यावाचक हो वैसे वाक्य का अनुवाद देयर से चालू करेंगे। करेंगे ना? आपके सर पर एक टोपी है, आपके सर पर एक टोपी है,
तो एक टोपी हो गया संख्या, या आपके सर पर टोपी है तो है से पहले टोपी नाउन हो गया, है से पहले टोपी नाउन हो गया। देयर इज ए कैप ऑन योर हेड, आपके सर पर एक टोपी है। तो देयर का प्रयोग कहाँ पर करें बता दिए। उसके बाद अब ये देखो मैच, टी के तुरंत बाद अगर सी एच रहेगा तो टी साइलेंट रहेगा। एल एम अगर एक साथ लिखा रहेगा तो एल का उच्चारण साइलेंट रहेगा। डी जी एक साथ लिखा रहेगा तो डी का उच्चारण साइलेंट रहेगा। उसके बाद के एन अगर एक साथ लिखा रहेगा तो के का उच्चारण साइलेंट रहेगा। जैसे के एन डबल ई लिखते हैं, नॉलेज लिखते हो, नो लिखते हो। तो जहां भी कोई भी शब्द में इतना याद रखो, कोई भी शब्द में अगर टी के तुरंत बाद सी एच आएगा तो टी का उच्चारण नहीं करेंगे, डी के तुरंत बाद जी आएगा तो डी का उच्चारण नहीं करेंगे, एल के तुरंत बाद एम आएगा तो एल का उच्चारण नहीं करेंगे, के तुरंत बाद अगर एन आता है तो के का उच्चारण नहीं होगा। समझ गया तरीका से। कोई दिक्कत है तो फिर पूछो, फिर बताएंगे, जितना पूछेगा उतना बताएंगे। समझ गया अच्छा से।